नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं सीएए की। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे लेकर अमेरिका ने आलोचना की, निंदा की और ये भी कहा कि हमारी नज़र बनी हुई है कि भारत में इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू सीएए इन इंडिया। भारत ने भी पलटवार किया, कहा कि ये देश के अंदरूनी मसलों में दखलंदाजी है। अमेरिका का बयान ना सिर्फ गलत है बल्कि गैर ज़रूरी भी है, अनवारंटेड है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ये भी दावा किया गया भारत की तरफ से कि भारत की बहुलतावाद को जो नहीं समझ पाते वो इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, जिनको भारत की समझ नहीं है। जो बहुलतावाद है, जो डिफरेंस यहाँ पर कल्चर है, डिफरेंट यहाँ पर जो रिलीजन है, सेकुलरिज्म है, जो नहीं समझ पाते वही इस तरह की कमेंट्स करते हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी आलोचना की थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में सीए को नोटिफाई किए जाने की निंदा की गई है। और ये इसीलिए है क्योंकि भारत का जो एक सेकुलरिज्म है, जो इसका फैब्रिक है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की भावना को संरक्षित और सुरक्षित रखना पूरे के पूरे वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व हित के लिए ज़रूरी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रभात राय हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और थिंकर भी हैं, और बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं उनका। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रभात राय। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। धन्यवाद जी। आज के समय में भारत में आप जैसे जो थिंकर हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। अगर हैं तो वो कहीं ऐसा लगता है कि गुम से हो गए हैं। उनकी उतनी आक्रामकता और प्रखरता जो है वो अब आज के दिन में उसकी कमी महसूस की जा रही है। भारत में वर्तमान में कम से कम ये स्थिति देखी जा रही है। जब बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आती है तो आप उनमें से हैं जो खुलकर अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखते हैं और उन चिंताओं को भी जाहिर करते हैं जो जनता के हितों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका डॉक्टर प्रभात राय चर्चा द ट्रुथ में। और आज का विषय मैं आपके सामने सीएए को लेकर आई हूँ क्योंकि अमेरिका ने निंदा की है और अमेरिका के साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने भी निंदा की है। तो आप सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस की निंदा को किस तरह से देख रहे हैं। सीएए को लेकर भारत के बारे में चिंता जताई जा रही है और क्या आपका आकलन है इस पूरे मसले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, ऐसा है कि आपने एकदम ठीक फरमाया कि भारत को समझना बहुत मुश्किल है यूरोप में बैठकर, खासतौर से अमेरिका में बैठकर। हालांकि अमेरिका भी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जैसे हम भी एक यूनियन ऑफ इंडिया हैं। वहाँ भी डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारी नस्लों के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का जो रवैया हमारे प्रति रहा है ना, शुरू से वो एक शत्रुतापूर्ण रवैया रहा है। पाकिस्तान का वो सपोर्टर रहा है ट्रेडिशनली, और पाकिस्तान सेंटो का भी मेंबर था, क्योंकि हम लोगों को रूस का ज़्यादा निकट माना जाता था नेहरू काल से ही। हालांकि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति के साथ साथ एक जो है नॉन अलाइंड नेशन भी थे। वी हैव नॉट जॉइंड एनी ग्रुप। जो भी ग्रुप बने, वार्सा पैक्ट वाला बना या नाटो बना अमेरिका के नेतृत्व में। इसलिए अमेरिका की हमारे प्रति जो समझ है वो बहुत अधूरी और गलत है, शुरू से ही गलत है। शुरू से आप देखिए, पाकिस्तान में जब प्रॉक्सी वार शुरू की कश्मीर के अंदर, तो खुलकर अमेरिका ने उसका समर्थन किया जब तक कि ट्रेड सेंटर पर, न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर जिहादी हमला नहीं हो गया। उसको जंग आज़ादी बताते रहे जी। 2001 में जब ये कारनामा अंजाम दिया गया तब उनकी आंखें खुली। उसके बाद प्रो इंडिया थोड़ा सा एटीट्यूड अपनाया। इसके बाद जो आज भी वो प्रो पाकिस्तान है। तमाम जख्म खाने के बाद भी अभी $3 बिलियन का कर्ज IMF से अमेरिका ने दिलाया। दिवाला निकल जाता पाकिस्तान का, बिल्कुल दिवाला निकल जाता जी। अगर ये अमेरिका उसकी पीठ के पीछे ना खड़ा होता तो इस बार ढह गया था, खत्म हो गया था ग्रीक की तरह। कई देशों का दिवाला निकला, आप जानती हैं अच्छी तरह। पाकिस्तान का भी निकल गया था, क्योंकि उसके बाद तो कर्ज चुकाने का जो ब्याज है, जो इतना ब्याज ले रखा है, इसने कर्ज ले रखा, उसका ब्याज चुकाने तक का पैसा नहीं था जी। जब ब्याज भी नहीं चुका पाते तभी आपको बैंकक्रप्ट करार दिया जाता है। इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं,
जो आपको कर्ज देती हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, या अन्य संस्थाएं भी हैं जी, एशियन बैंक भी है उसमें। तो अमेरिका का जो रवैया CAA के प्रति है वो प्रो पाकिस्तान है, नंबर एक बात। क्योंकि CAA के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी CAA को देखा है उसके अंदर सिर्फ इतना है कि जिन भारतवासियों के साथ, खासतौर से हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में प्रताड़ना की जाती है, सताया जाता है। कितनी आबादी थी जब पाकिस्तान बना? 20% हिंदू थे वहां जी। इस तरह 20% यहाँ पर मुसलमान रह गए थे, वहां भी 20% हिंदू रह गए थे जी। आज यहाँ भी हिंदुस्तान में 20% तकरीबन मुसलमान हैं। लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान में कितने हैं बताइए आप मुझे। आपको 0-0 लगाने पड़ेंगे पॉइंट्स में। थोड़े से कराची में रह गए, थोड़े से हैदराबाद में रह गए, पंजाब में नहीं है। लाहौर में आप हिंदुओं का एक घर है सिर्फ जी, एक हिंदू परिवार रहता है। तो बेसिकली CAA उन लोगों के लिए लाया गया है जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर, जो फेनेटिक, जो एक तरह का जुल्म सितम होता है नागरिकों पर, हिंदू नागरिकों पर खासतौर से उनके मंदिर ढा दिए जाते हैं, उनके लोगों को मारा जाता है, उनकी लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। हजारों केसेस हम बता सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बांग्लादेश में भी होता रहा पहले, जब तक ये शेख हसीना नहीं आई थी जी। जमात इस्लामिया का दबदबा था वहां पर। और जो थी ये मैडम दूसरी वाली जो थी खालिदा जिया, हाँ, जनरल इरशाद की बेगम जी, मैडम जिया, तब बांग्लादेश में भी ये सब होता रहा जी। तो इस तरह के जब कारनामे अंजाम दिए जाते हैं तो हिंदुओं का तो और कोई देश दुनिया में है नहीं। एक नेपाल है और एक भारत है। सिर्फ 2 ही देश हैं हमारे दुनिया में जी। थोड़ा सा मॉरिशस भी आप कह सकते हैं, वो तो मुट्ठी भर है। इतना मॉरिशस 10 लाख की आबादी है जहाँ हिंदू हैं मेजोरिटी में। तो ये CAA मुसलमानों के खिलाफ नहीं लाया गया है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं लाया गया, ईसाइयों के खिलाफ नहीं लाया गया है। ये सिर्फ इसलिए लाया गया कि जिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और वो यहाँ शेल्टर लेने पर मजबूर होते हैं अपना घर छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश छोड़े, चाहे पाकिस्तान छोड़े, या अन्य किसी देश में छोड़े, उनको नागरिकता प्रदान करने का ये एक सिर्फ कानून है। इसको गलत ढंग से प्रोपेगेट किया पाकिस्तान ने, यहाँ के लोगों ने भी प्रोपेगेट बहुत गलत ढंग से किया कि ये कोई एंटी इस्लामिक है या एंटी मुस्लिम लॉ है। इसमें तो मुसलमानों का कोई बात ही नहीं है भाई। यहाँ पर जो भी मुसलमान बाहर से इन्फिल्टर होकर आए हैं गलत ढंग से, अवैध ढंग से जी, बांग्लादेश से बहुत सारे आए, आपको पता है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से NRC को जोड़ा गया, इसके रूल्स को जिस तरह से डिफाइन किया गया, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समुदाय में एक डर का घर भी बना और कि कहीं उनकी नागरिकता छीनने का षड्यंत्र तो नहीं है। जी नेहा जी, ऐसा है कि ये सब बहुत बड़ा मिसप्रोपेगेंडा है मेरे लिहाज से। इसकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि बीजेपी एक कम्युनल फ्रेम की पार्टी है, बीजेपी का पूरा चरित्र RSS का वो एंटी मुस्लिम रहा है, तो वो कोई अच्छा काम भी करती है तो उसको ब्रांड कम्युनल कर दिया जाता है, उसकी नीयत पर शक किया जाता है। इसलिए CAA और ये जो NRC बदनाम हुआ। एक्ट में कुछ नहीं है, इसके एक्ट में ऐसा कुछ नहीं आप पढ़ेंगे जब जी। लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा जो परिवेश हिंदुस्तान का है वो कम्युनल हो गया है पाकिस्तान की तरह। ऐसा लगता है जैसे मणिपुर के बाद तो खासतौर से जैसे कि ये कोई एक धार्मिक युद्ध में हम लोग जा रहे हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरह का रवैया सरकार ने अपना, वो बेहद शर्मनाक है जी। बेहद शर्मनाक, क्योंकि स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड इन द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय वन ट्राइब टू अनदर बिकॉज बीजेपी वाज इन पावर इन मणिपुर। तो उससे पूरी दुनिया में जो मैसेज गया बड़ा बहुत खराब गया, और उसी का नतीजा है कि यूएन हमारी निंदा कर रहा है। वी आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई CAA, और क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस देश के अंदर अगर राम मंदिर को इशू बनाते हैं, धार्मिक इशू को पॉलिटिकल इशू बनाते हैं जी। धर्म अपनी जगह है, राम तो सबके हैं, कण कण में राम है हम तो कहते हैं। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने या हुकूमत हिंदुस्तान ने जो इन पावर में जिस तरह राम मंदिर का एक धार्मिक इस्तेमाल होना चाहिए तो उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल किया। वो तो धर्म का मामला है, आध्यात्मिक मामला, उसका राजनीति से नहीं लेने देना चाहिए। हम लोग सेकुलर कंट्री, हमारा संविधान सेकुलर है। आप कह रहे हैं कि CAA जो है ये एक अच्छा कानून लाया है बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा वही है जो कि विपक्ष के नेता भी पूछते हैं और देश का जो मुस्लिम वर्ग है उसके भी मन में ये शंकाएं हैं, ये जिज्ञासाएं हैं कि कहीं ये उसके साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर प्रभात राय,
जब हमारे संविधान में जो है सेकुलर, वी आर अ सेकुलर नेशन, तो सेकुलर नेशन के, रिपब्लिक के लिए धर्म के आधार पर अगर नागरिकता देने का कानून लाया गया है तो क्या ये उसके विपरीत नहीं है? देखिए, मैंने बताया जो विशेष परिस्थितियां हैं ना इस कॉन्टिनेंट की, भारतीय महाद्वीप की जो विशेष परिस्थितियां हैं, जिसमें कि एक दो फेनेटिक कंट्री हमारे सामने थे। पहला नंबर पाकिस्तान का, जो इस्लाम के आधार पर ही निर्मित हुआ जी। बाद में बांग्लादेश बना 1971 वॉर के बाद। लेकिन बांग्लादेश का शुरू में चरित्र जो था वो सेकुलर चरित्र था जी। शेख मुजीबुर रहमान के दौर में या अवामी पार्टी के दौर में, अवामी लीग थी उनकी पार्टी। इसके बाद जो उसका चरित्र बना वो एक फेनेटिक चरित्र बना जब मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और जो है जनरल इरशाद आ गए वहां पर, और ये मैडम आई बाद में, जिनका आपने बड़ी, मैं तो नाम भी नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता उनका नाम लेना, क्योंकि उन्होंने इतना सताया हिंदुओं को, इतना सताया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकती धर्म के आधार पर। हम एक सेकुलर राष्ट्र हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो इथोस है, जो हमारी कल्चर है, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ती है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। संस्कृति हमारी, उसने इस्लाम को भी उतना ही आदर दिया, उसने क्रिश्चियंस को भी उतना आदर दिया है। लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा, मुझे बताइए, कहाँ जाएगा हिंदू दुनिया में? अगर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उसके घर जलाए जाएंगे, उसके मंदिर तोड़े जाएंगे, मुझे बताइए जाएगा कहाँ वो? वो शरण लेने आता है यहाँ पर, हम लोग शरण देते हैं उसको। हमने तो दलाई लामा को शरण दी है, चीन के बौद्धों को शरण दी है, क्योंकि वो भी हमारी इथोस के अंदर है। हमारी जो स्पिरिचुअल एक परंपरा है ना, उसमें बौद्ध धर्म भी है। तो आप कहेंगे नेहरू भी सेकुलर नहीं थे, उन्होंने तो एक धार्मिक व्यक्ति को शरण दी, पूरा का पूरा हिमाचल दे दिया उनको, वो धर्मशाला में बसा दिया लाखों तिब्बतियों को। तो क्या कांग्रेस भी सेकुलर नहीं थी? चलिए बीजेपी की तो छोड़िए आप बात, बीजेपी को तो एक धब्बा झेलना ही पड़ता है, क्योंकि बीजेपी का जो अंडर करंट है वो एंटी मुस्लिम है जी, आरएसएस का। इसलिए ये इल्जाम उनके ऊपर तो बहुत जल्दी आयद हो जाता है। लेकिन बात चूंकि सीएए की हो रही है, एक्ट की हो रही है, उसमें गड़बड़ी नहीं है जी। उसमें वैसी ही शरण इनको दी जा रही है जैसे बौद्धों को कभी दी गई थी, सताए हुए बौद्धों को, जो जिनके साम्यवादियों ने मठ तोड़ दिए थे जी, तिब्बत में जिंदा जला दिया था, हजारों तिब्बतियों को मार डाला था रेड आर्मी ने जी। इसी तरह से बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, खास तौर से दो देशों में हिंदुओं पर बेहद जुल्म ढाया गया है, बेहद जुल्म ढाया गया। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इस बात को, हम ही नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। ह्यूमन राइट का जितना बड़ा वायलेशन पाकिस्तान में हो, मैंने बताया ना 20% थे 1947 में, हमारे यहाँ भी 20% थे लगभग, क्योंकि जो छोटा तबका था ना वो माइग्रेट हुआ, ना हमारा छोटा तबका जो गरीब तबका था, उन्होंने कहा यहाँ भी जो है मेहनत करनी है, वहाँ भी। कौन लोग गए? मिडिल क्लास के लोग गए जी, उधर से भी मिडिल क्लास के लोग आए, जिन्हें आप पंजाबी कहते हैं यहाँ पर, हिंदी भी है उनके अंदर हर तौर से, वो माइग्रेट हुए थे अपनी वॉलंटरली। उनके बाद तो जमीनें थी, जायदादें थी, उन्हें मिल भी गई। यहाँ से भी कौन लोग गए? मुस्लिम जो जमींदार थे बड़े, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तो आप कराची जाके देखिए ना, दर्रे दर्रे में बेहद पढ़ा लिखा मुसलमान है। वो तो रूलर था पाकिस्तान का, उसको तो पंजाबियों ने निपटा दिया, पाकिस्तानी फौज ने। आज तो वो दर दर का भिखारी हो गया, वो तो विद्रोही हो गया। अल्ताफ हुसैन उसका लीडर हुआ, मुहाजिर कौमी मूवमेंट बना। उनके ऊपर कम जुल्म ढाया गया है क्या पाकिस्तान में? जिस तरह बलूचों पे ढाया गया, जैसे बंगालियों पे ढाया गया था जी। तो हमने किसी पर जुल्म नहीं ढाया। हम तो कहते हैं कि जो गलत इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं वो निकाले जाने चाहिए। लेकिन कोई हिंदू अगर आता है यहाँ पर इसलिए कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे बौद्धों को किया गया था, तो इसमें कहाँ सेकुलरिज्म हमारा डिस्टर्ब हो रहा है? बताइए मुझे। हम किसी को सता नहीं रहे धर्म के आधार पर, हम तो अपने लोगों को शरण दे रहे हैं। हम तो अपने ही लोगों को, अपनी संस्कृति के लोगों को, मैं धर्म नहीं कहता इसको, वो कल्चर की बात है। बहुत एक संस्कृति के हिस्से हैं वो, भले हमसे अलग धर्म मानते हो, सिख हमसे अलग धर्म आज मानने लगे हो, बट दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन कल्चर। एज क्रिश्चियंस आर इंडियन कल्चर, पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, इवन मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो उसके अंदर अगर कोई रोहिंग्या को हमने शरण नहीं दी क्या? रोहिंग्या तो मुसलमान थे जी। ये कितने शरण दी हमने, कहाँ भगा दिया उनको? बर्मा से आए थे ना, बौद्धों ने मारा था ना, बौद्ध धर्म के नाम पे उनकी हत्याएं हुई थी। रोहिंग्या मुसलमान है सब। अब इसका क्या जवाब है? आप गलत को गलत कहिए। मैं इस अंडर करंट को बहुत कंडम करता हूं, जिस तरह का अंडर करंट बीजेपी धर्म को बार बार राजनीति में घुसेड़ती है और उसका लाभ उठाना चाहती है। इसलिए ये
मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्ट को लेकर वर्ल्ड ओवर, खासतौर से अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का नजरिया अब भी हमारे लिए पूरा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग रूस के साथ खड़े हैं यूक्रेन वॉर में, हमको तेल दे रहा है इतना सस्ता, उसको लगता है अभी भी रूसी कैंप के लोग हैं। पहले भी यही समझता था जी। जब क्यूबा का क्राइसिस था नेहरू के काल में, तब भी हम पर यही इल्जाम लगता था कि हम प्रो रशियन से, जबकि ऐसा नहीं था। जी। तो क्या सीएए को एक बहाना बनाया जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से भारत की आलोचना के लिए, क्योंकि भारत जो है खुलकर जो है अमेरिका के ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है, वो अपने हितों को देखते हुए जो है नॉन अलायंट जो हमारी पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी है, उसी पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने एक अभी रिजोल्यूशन लाया जिसमें कि मेजर्स टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए कदम सुझाने वाला ये प्रस्ताव है, जिसमें भारत पर जिस पर चर्चा के दौरान भारत पर आरोप लगाए गए कि राम मंदिर और सीएए ये दो उदाहरण है कि भारत में किस तरह से जो इस्लामोफोबिया है ये अपने पैर पसार रहा है। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? हालांकि भारत ने यूएन में करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान को लताड़ा है कि पाकिस्तान में खुद के जो हालात है वो खराब हैं, धर्म के आधार पर वहाँ पर हिंसा काफ़ी होती है। प्रभात, देखिए, पाकिस्तान तो ऐसा जालिम देश है, आप जाइए पाकिस्तान का भी घूमिए, जहां पर मस्जिदों में शियाओं को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया जाता है। जी। बलूच कौन है? वो तो सुन्नी मुस्लिम है। 1 लाख मर चुके हैं, मालूम है आपको? 1 लाख हैज बीन किल्ड टिल नाउ। मिनिमम 50,000 पाक आर्मी हैज बीन किल्ड। वो पख्तून जो थे, जो समझिए सबसे बड़े लड़ाके थे, कितना जुर्म ढाया जा रहा है, और वो तालिबान जिनको उन्होंने पाला वो उनकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका हट जाए तो अभी कल को ढह जाए पाकिस्तान, जितनी खराब उसकी नीतियां हैं। वो तो प्रैक्टिकली सारा का सारी प्रॉपर्टी तो उनकी मिलिट्री के पास, 75% कैपिटल, कोई बिजनेस नहीं है वहां पर। गुलामों की तरह किसान जिंदगी जीते। वो अभी भी सामंती देश है, वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री भी नहीं है हमारी तरह। पाकिस्तान इज ए फ्यूडल कंट्री रूल बाय ऑलिगार्की ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स। नहीं, पर मेरा सवाल डॉक्टर प्रभात राय ये है, मैं पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण है या बहुत ही दयनीय हालत में, मैं भारत के बारे में समझना चाह रही हूँ। भारत पर जो इस्लामोफोबिया के पैर पसारने का आरोप लग रहा है, क्या भारत में हालात जो है आपको दिखता है कि इस्लामोफोबिया की बात हो रही कि भारत में पैर पसार रहा है? वो राम मंदिर का जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा निर्माण हुआ और वहाँ पर इसे कहा गया कि ये एंटी मुस्लिम ये कृत्य है, और उसके बाद सीए इसे भी इस्लामोफोबिया से जोड़कर देखा जा रहा है। देखो, ऐसा है नेहा जी, आपका प्रश्न बहुत सटीक है और बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। इस्लामोफोबिया एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि हम आतंकित इस्लाम के नाम पर लोगों को करना चाह रहे हैं, एक बवाल खड़ा करना चाहते हैं इस्लाम के नाम। यही तो है इस्लामोफोबिया जी। एक डर पैदा करना चाहते हैं। कब डर पैदा किया हमने? राम मंदिर का फैसला हुकूमत ने नहीं किया, राम मंदिर का फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहिए कि वो तो जो है बिल्कुल इस्लामोफोबिया फैला रहा है। ये बेहद बेबुनियाद इल्जाम है, बेहद। और ये इसलिए लगता है क्योंकि जो अंडर करंट है ना आरएसएस का, वो हिंदू राष्ट्र का है और उसकी ये एक विंग इस समय हुकूमत में है। वो तो संविधान हमारा भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। बीजेपी नहीं, बीजेपी जैसे कितने ही पार्टी आ जाए, ये इतना मजबूत संविधान है जिसको इंदिरा गांधी खत्म नहीं कर सकी इमरजेंसी में, आपातकाल में। 1 लाख लोग जेल में थे ना, पिटा पाई। इंदिरा गांधी से ताकतवर तो नहीं है ये लोग। 4 तो 10 सीटें कांग्रेस को मिली थी तो कल्पना भी नहीं कर सकते जी। तो जब इंदिरा गांधी नहीं छू पाई संविधान को, वो भी तानाशाही वृत्ति की महिला थी, बताइए आपको। लेकिन नहीं छू पाई, ये भी नहीं छू पाएंगे। ये जो हमारा इतना गहरा ढांचा है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारी जंग आजादी के लोगों ने अपने खून से सींचा संविधान जी। वो लोग जरा नाम देखिए कौन कौन लोग थे जिन्होंने संविधान को निर्माण किया। जीवन भर 20-20 साल जेलों में रहे वो लोग, 10-10 साल जेलों में रहे। एक अक्षर इसका खून से लिखा हुआ है। इसकी जो मूल भावना है ना, मैं ये नहीं कहता सुपर स्ट्रक्चर बदलता रहता, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हिसाब से जी। लेकिन इस संविधान को छू नहीं पाएंगे ये लोग। इसकी पूरी की पूरी जो आत्मा है वो सेकुलर है। इसलिए इस्लामोफोबिया का जो आरोप है वो आप संघ पे तो लगा सकते हैं, किसी हद तक बीजेपी पे भी थोड़ा बहुत आयत कर सकते हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए,
लेकिन संविधान पे आयद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पे आयद नहीं कर सकते। राम मंदिर तो की तो बिना बात कर रहे हैं लोग, फालतू बात है। कोई राम मंदिर के नाम पे इस्लामी फोबिया नहीं बनाया गया। राम मंदिर को जरूर एक कोशिश ये की कि भाई बीजेपी ने बनवाया। बीजेपी ने कहाँ बनाया राम मंदिर? इट आज ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक ट्रस्ट है उसने बनाया। बीजेपी तो श्रेय लेती है, हर पॉलिटिकल पार्टी श्रेय लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती क्या? कांग्रेस भी बहुत सी ऐसी बातों का श्रेय लेना चाहती थी। जब हुकूमत ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी तो हमारी फौज के बलिदान से बांग्लादेश बना, कांग्रेस ने नहीं बनाया वो। अब श्रेय लेती क्योंकि देवर इन द पावर। तो आप जानते हैं ना, राजनीतिक श्रेय तो सब लेना चाहते हैं ना, लेकिन जो सच है वो सच है। जहां पर बीजेपी गलत है उसको बीजेपी को गलत कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी का गलत नहीं है उसको हम गए जबरदस्ती सा वो फोबिया फैला रहे हैं। ये लोग क्या फोबिया फैलाएंगे? कोई फोबिया तो ये जिहादी फैलाते हैं सिर्फ। ये जो इस्लाम के नाम पर अंधा होके मारते हैं ना लोगों को, कश्मीर में मार रहे हैं ना, कब से मार रहे हैं? 1989 1 lakh people has been killed in Kashmir in the name of jihad. We have not killed them. वहां से आते हैं सरहद पार से, कहां से ट्रेनिंग लेते हैं? जैसे मोहम्मद से, जो निजाम मुस्तफा की बात करता है। हमने हिंदू राष्ट्र की बात ऑफिशियली कोई कर नहीं सकता हिंदुस्तान में, अंदर कुछ भी कहते रहे। क्या हिंदू राष्ट्र बना देंगे? वो नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो तो रहा नहीं हिंदू राष्ट्र, वो तो सेक्युलर और सोशलिस्ट राष्ट्र बन गया जी। हमारा वाला कैसे बनेगा भाई? यूएस या फिर यूएन या फिर पाकिस्तान और इस तरह से तमाम वो देश जिसने भारत की आलोचना की सीएए को लेकर, ये जियोपॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो जियोपॉलिटिक्स से ही उसकी पॉलिसी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखती है। डॉक्टर प्रभात राय, बिल्कुल सही कहा आपने। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर नाउ। यूक्रेन में आप देखिए, एक चिंगारी विश्व युद्ध को पैदा कर सकती है। दुनिया दो विपरीत और दुश्मन कैंपों में बढ़ चुकी है। वो जो वन पोलर वर्ल्ड था, जो डिक्लाइन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोवियत यूनियन, वन पोलर वर्ल्ड इमर्ज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका। नाउ इट हैज बीन ब्रोकन, टोटली ब्रोकन। वन पोलर वर्ल्ड, नाउ इट्स अ 3 पोलर वर्ल्ड। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया। रशिया अगेन इमर्ज्ड एज ए ग्रेट मिलिट्री पावर। इतने सारी नाटो की शक्तियां क्या कर पाई? यूक्रेन को नष्ट करवा लिया ना। उस जेलेंस्की जोकर को, जो जोकर है सिर्फ, और जोकरी दिखा के उसने देश नष्ट कर लिया ना अपना। नाटो में तो तब भी नहीं ले पाए उसको। झगड़ा क्या था कि नाटो की फोर्सेस जो थी, जियो पॉलिटिक्स की आपने बिल्कुल सही बात की, एकदम बहुत ठीक बात पकड़ी। हमारे ऊपर जो प्रहार अमेरिका कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ आवर नियरनेस, वो आज भी हमें रशियन कैंप में समझता है, जबकि आप जानते हैं कि हम रशियन कैंप में नहीं है बिल्कुल भी। हमारे उतने गहरे व्यापारिक संबंध जितने रूस से, उससे ज्यादा गहरे व्यापारिक संबंध आज अमेरिका से हैं जी। पहले की तरह हमारी स्थिति नहीं है। सन 2001 के बाद बिल्कुल हम 24 वर्ष में बहुत लंबी यात्रा अमेरिका के साथ दोस्ती की कर चुके हैं जी। और लंबी यात्रा कर चुके हैं, और अमेरिका के अलावा यूरोप का कोई देश हमारा मुखालिफ नहीं है जी। अब इंग्लैंड जाइए, चाहे आप फ्रांस जाइए, जाते रहते हैं हम लोग तो, आप किसी भी देश में यूरोप की, जर्मनी जाइए, वो खुद जो है बुरी तरह से प्रताड़ित हैं। अमेरिका भी प्रताड़ित रहा है इन जिहादियों से। जिस तरह के जिहाद के ये तेवर दिखाते हैं जाकर वहां पर, और नष्ट करते हैं रेलों को और बम विस्फोट करते हैं। देखा नहीं फ्रांस में आपने भी? अभी तो लेटेस्ट है जी। फ्रांस की घटना तो ज्यादा पुरानी नहीं हुई है जी। वो समझते हैं हमारे दुख को। वो भी तो सेकुलर कंट्रीज हैं, वो कौन सा कम्युनल कंट्रीज हैं? फ्रांस को आप कम्युनल कहेंगे? जर्मनी को आप कम्युनल कहेंगे? इस तरह की इटली को आप कम्युनल कहेंगे क्या जी? लेकिन हर यहाँ पे कुछ नाम है जी। हर मुल्क अपने जिहादियों से अपनी रक्षा करना चाहता है। जिहाद का इस्लाम से लेना देना नहीं, ये पागलपन है। इट्स ए फैनेटिज्म इस्लाम के नाम पर। इस्लाम को नहीं कह रहे, इस्लाम मूलतः मोहब्बत का धर्म है, भाईचारे का है। जैसे हिंदू धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ना, वो हिंदू धर्म नहीं है। जिस तरह से जातीय संघर्ष यहाँ पर होता है, जिस तरह से हिंदू धर्म का राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है जी। वो एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, जैसे इस्लाम को बनाए। हमारे यहाँ भी तो लोग बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया ना, मणिपुर में क्या किया हम लोगों ने, हिंदू धर्म के नाम पर है, सरकार ने क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट नहीं किया। देखा ना, अभी आपने अपने देश में देख लीजिए, क्या इसे हिंदू धर्म कहेंगे आप जी? इस दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म, सबसे मोहब्बत वाला अद्वैतवादी धर्म को विकृत कर दिया पंडों ने, पुजारियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के व्यापारियों ने इस दिन को बेच दिया। जब धर्म का धंधा होगा तो क्या होगा?
जी। धर्म को धंधा कौन बनाता है? राजनीति वाले बनाते हैं ना। धर्म धंधा नहीं है। धर्म तो एक बहुत एलिवेटेड फॉर्म है, स्पिरिचुअल, आपको आपके उत्थान की चीज है वो आप उसको जो दूसरों के लिए घृणा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे यहाँ भी किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में नहीं किया जाता। हमने अपने इतने बड़े हिस्से को, दलितों को किस हालत में रखा है सदियों से, महाभारत काल से आज तक, आप अंदाजा लगाइए। वो तो भला हो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर अंबेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, पूरी रिवोल्यूशनरी हमारी पार्टी का, भगत सिंह का खास तौर से, जिसने ये दर्शन समाजवादी दिया हमको, और हमने समाजवाद को अपने संविधान में लिखा, तब ये दलितों का थोड़ा उद्धार हुआ है। नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था महिलाओं को और दलितों को देश में धर्म के नाम पर। वे छूले तो अपवित्र हो जाते थे। ये धर्म के नाम पे ही तो था। क्या ये धर्म था? ये बताइए, क्या ये धर्म था? कहीं लिखा है वेदों में, उपनिषद में, सब कहीं नहीं लिखा जी। ऐसे में धर्म का धंधा जब चलेगा जी, तो ये सब बकवास होगी। ये भी होगी कि हम इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, जाने क्या क्या बकवास होती है। यूरोप तो हमारे साथ है ना, नहीं है हमारे साथ, सिर्फ अमेरिका रूस की वजह से हमारे विरुद्ध। आज यूरोप भी सोच रहा है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, पछता रहे हैं वो लोग। जाइए आप यूरोप वालों से बात करते हैं हम लोग कितनी बार, स्टिल दे आर डिपेंडिंग। क्यों हम नाटो में चले गए, क्यों हम इस युद्ध में शामिल हो गए? क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना इन्फ्लेशन है, अब अंदाजा नहीं ला सकती। जर्मनी तबाह है, जो सबसे ताकतवर यूरोपियन देश था आर्थिक दृष्टि से, वहाँ इन्फ्लेशन रेट कितना है अब कभी नहीं रहा इतिहास में, वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अमेरिका तो सिर्फ एक इस्तेमाल करता है सदा से, हमको भी वो चाहता है कि इस्तेमाल करे। हम नहीं हो रहे इस्तेमाल। अब तो ईरान से भी हम लोग अच्छे संबंध बना रहे हैं अपने। ईरान के साथ हमने बेवकूफ़ी के तौर पर खराब कर लिए थे अपने संबंध, तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन जब हम रूस से तेल ले सकते तो ईरान से क्या बता रही है? हम अपना फायदा देखें, अमेरिका का फायदा देखें। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो एंटी इंडियन है। तो क्या पहले के मुकाबले अभी जो फैसले हैं वो ठोस फैसले लिए जा रहे हैं, और कठोर लेकिन ठोस फैसले लिए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिए जा रहे हैं। हमारा रूस से तेल लेना ये साबित करता है कि हम सचमुच नॉन अलाइंड है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हम प्रबल व्यापार कर रहे हैं। रूस के साथ क्यों ना करें? अमेरिका के गुलाम है हम क्या? हम तो जो है ईरान के साथ भी अपने संबंध प्रगाढ़ बना रहे हैं। अभी देखिए चाबहार बंदरगाह ईरान में तो बना रहे हैं हम लोग, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग जी। तो तेल अगर हमें कम दामों में मिलेगा, वो हमारी इकोनॉमी को बचाएगा नहीं बचाएगा? इस तेल ने तो तबाह किया पाकिस्तान को। 300 रुपये लीटर है पाकिस्तान में, जो हम 100 पर थामे अभी, हमारे यहाँ भी 300 हो जाता। अगर रूस का ये तेल हमें ना मिलता इतने सस्ते दाम में, और हम रूस से, अमेरिका के चक्कर में बिगाड़ लेते रूस से अपनी, या अपना नॉन अलाइन पुरानी जो एक टेस्टेड पॉलिसी हमारी ऑनवर्ड्स 1947 जी, उसको छोड़ देते। इसकी हिम्मत है छोड़ने की बीजेपी इस पॉलिसी को? छोड़ सकती? कितनी भी राइटिस्ट पार्टी हो, हिम्मत नहीं है। मैं बताना, संविधान को तोड़ने की हिम्मत नहीं है किसी की। ऐसे में लाइन भी इतना गहरा जड़ा जी जी गहरा जड़ा है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सीएए को अगर गलत समझा जा रहा है तो क्या विपक्षी दलों ने भी गलत इसलिए समझा क्योंकि सियासत उनको इजाज़त नहीं देती? सियासत की वजह से ही विपक्षी दल की प्रतिक्रिया, इस तरह की कठोर प्रतिक्रिया सामने आई है। केरल के मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी? देखिए ऐसा है नेहा जी, आप तो इतनी समझदार जर्नलिस्ट हैं, बहुत गहराई से समझती हैं चीज़ों को। हिंदुस्तान की राजनीति अवसरवाद में फंस चुकी है पूरी पूरी। हिंदुस्तान की राजनीति धार्मिक पागलपन में और जातीय पागलपन में फंस चुकी है पूरी तरह। ये देश हित की राजनीति नहीं है, क्या रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। मैं साफ साफ कहता हूँ, भले कोई बुरा माने भला माने। एक तरफ हिंदू अपीजमेंट है, एक तरफ मुस्लिम अपीजमेंट है। कुछ लोग हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, कुछ लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझती है। यह अपोजिशन पार्टी कुछ जातियों को और प्लस मुस्लिम्स को मिलाकर पावर कैप्चर करना चाहती है जी। ये कोई नीतिगत रूप से पावर कैप्चर नहीं करना चाहती। सीए का विरोध इसलिए हो रहा है कि मुसलमान उनके पक्ष में खड़े हो जाएं। कांग्रेस चाहती है उनके पक्ष में खड़े हो जाए, उनका वोट बैंक तक टूट गया उनसे। लेकिन यहीं पे सवाल उठता है, यहीं पे सवाल उठता है कि अगर मुसलमान इस अपीजमेंट से सहमत होकर वो उस पार्टी के पास खींचे चले जाते हैं और लगता है कि हमारे अधिकारों को संरक्षित रखेगी ये पार्टी, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बन रही हैं। सत्ताधारी जो दल है, केंद्र की सत्ताधारी जो दल है, बीजेपी का जो नेतृत्व कर रही है एनडीए का, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिससे कि माइनॉरिटी इन इंडिया
इज़ नॉट फीलिंग सेफ, उनको अपनी जो सिटीजनशिप है उस पर भी शक पैदा हो गया और इसीलिए वो ऐसे दल के साथ नहीं जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा जो जिम्मेदार बर्ताव है वो सत्ताधारी दल पर ज़्यादा होता है, ना कि विपक्षी दल पर। आप मानेंगे कि मौजूदा वक्त में मुस्लिम जी, मैंने एक बात पहले कही थी आपसे, जो इसका जो मदर पार्टी है ना आरएसएस, उसका अंडर करंट जो है, उसका जो अंतिम उद्देश्य है ना, इस तरह की भाषा बोलती है वो हिंदू राष्ट्र की भाषा बोलती है जी। इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, हिंदू अपीजमेंट टोटली। और ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे जो विपक्षी दल है ये जातियों के सहारे और मुस्लिम्स के सहारे सत्ता हथियाना चाहते हैं। कोई नीतिगत रूप से नहीं हथियाना चाहते कि ये गरीबों के बड़े सेवक हैं, बड़े हितैषी मुसलमानों के। अगर होते तो मुसलमान इतना जाहिल ना होता, अनपढ़ ना होता, इतना पसमानदा ना होता, इतना पिछड़ा ना होता। 55 वर्ष तो कांग्रेस ने शासन किया है, कहाँ पहुंचा मुसलमान बताइए ना मुझे। कितने स्कूल खोले मुसलमानों को, तो मदरसों में धकेल दिया हमने मेन स्ट्रीम स्कूल्स को खत्म कर दिया। हमने ये भी तबाह कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। किसको चिंता है देश की? किसी को चिंता नहीं है, माफ करना। अपनी चिंता है अपनी पावर की। दे आर पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट स्टेट्समैन, दे हैव जस्ट एन आई ऑन नेक्स्ट इलेक्शन, नॉट ऑन नेक्स्ट जनरेशन। चाहे देश तबाह हो जाए, इनकी सत्ता बरकरार रहे, बस यही हुआ। हिंदुस्तान इसलिए तबाह हो गया। चीन कहाँ पहुंच गया? अरे अफीम जी, चीन कहाँ पहुंच गया? 1948 में आजाद हुआ था, 49 में 2 साल बाद अमेरिका से टकराने को तैयार है। और हम कहाँ खड़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में? बताइए आप मुझे। कितना बड़ा कर्जा हम ले चुके हैं, जीडीपी के बराबर हो रहा है। हमारी इकोनॉमी की हालत कितनी शेडर्ड है। तो ये जो अपीसमेंट है ना, चाहे जातियों का हो या धर्मों का हो, ये विनाशकारी सिद्ध होगा हिंदुस्तान के लिए। वी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हमको सेकुलर सही मायने में बनना पड़ेगा, सही मायने में। सबके साथ न्याय, सबको हक, सबको पढ़ाई, सबको दवाई। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, खाल खिंचवा के चले आइए। सरकारी अस्पताल तो नष्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों में, जो हालत है। तो सभी पार्टियां कर रही हैं, प्रश्न बीजेपी का नहीं है। इस सवाल पर सब पार्टियां कहीं धर्म का सहारा ले रही हैं, कहीं जात का सहारा ले रही हैं, कहीं मुस्लिम अपीजमेंट का सहारा ले रही है, कहीं कास्ट अपीजमेंट का ले रही हैं। मैं आपसे बसपा और सपा का भी स्टैंड इस पर समझना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश निभाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए मैं समझना चाहूँगी जब बात मुस्लिम अपीजमेंट की आती है तो बसपा और सपा, इन दोनों दलों पर किस तरह की टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बसपा तो आप पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में है। मायावती का जो अफसर था केपी सिंह, उस पर रेड हुई, मायावती चुप बैठ गई। मायावती ने अपार धन कमाया है, आप जानते हैं। ईडी से डरी हुई है बुरी तरह से। वो काशीराम की तरह फकीर तो है नहीं, हमने तो काशीराम को देखा है ना फकीरी में। हमने बहुत अमीरी में मायावती को देखा। अमीर क्या लड़ेगा सत्ता से? नहीं लड़ सकता। देखा ना आपने अभी, जिस पे ईडी की कार्रवाई है उसी ने दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा। अभी देख लीजिए, अखिलेश के जो पिता थे उनको हमने साइकिल पे चलते देखा है, फकीरों की तरह जीते देखा है। और उन्हीं के काल में कितने अमीर हो गए अखिलेश और इतनी ये कंपनी। ये सब जो है ना, दलदल में भ्रष्टाचार के डूबे हुए दल हैं। बीजेपी तो है ही, बीजेपी को तो सबसे आ जाए। अभी घपले में पकड़ा ही गया, 10,000 करोड़ मिले हैं। कौन सा दल बताइए? टीएमसी को कितना मिला है? कांग्रेस ने भी क्या किया 55 साल में? हमने वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर रिवोल्यूशनरी ट्रेडिशन। हमने अपनी क्रांतिकारी एक जो पूरी की पूरी वो थी ना विरासत, उसको नष्ट कर दिया अपने हाथों से, नष्ट कर दिया अपनी सत्ता के लिए, अपनी सत्ता के लिए, पारिवारिक सत्ता के लिए, डायनेस्टी के लिए। अब ये डायनेस्टी तो बन गई मायावती। वो व्यक्ति जो अपने घर नहीं गया, काशीराम की ये शिष्या है, इसने अपने भतीजे को 200 करोड़ का महल बनवाया। जानती हैं आप अच्छी तरह, सब जानती हैं आप सब। एक पत्रकार जानते हैं असलियत को मायावती की। इसलिए मायावती का जो स्टैंड है वो कुछ नहीं है, कास्टिस्ट है वो एकदम। और वो भी कम्युनिस्ट मुस्लिम्स को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल करती है, कोई हित नहीं चाहती। ऐसे में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, एक सवाल स्कूल को नहीं बनवाए। अम्बेडकर तो स्कूलों की बात करते थे, इल्म की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे। कहाँ गई शिक्षा? वो मूर्तियों में चली गई। अरबों की मूर्तियां बनवा दी, खरबों की।
एक आखिरी सवाल डॉक्टर प्रभात, मैं समझना चाहूंगी, एंड लोकसभा चुनाव से पहले सीए को नोटिफाई किया जाना कितना बड़ा लाभ बीजेपी को लगा कि अगर हम एंड चुनाव से पहले सीए नोटिफाई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो वोट्स का है उसको पोलराइज कर पाएंगे, या फिर बिल्कुल जी ठीक बात है आपकी, एकदम मैं सहमत हूँ आपकी बात से। इन्होंने तो यहाँ पर बीजेपी के इंटेंशन पर सवाल खड़े होते हैं, सीए लाने का मकसद बीजेपी की इंटेंशंस बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं, बहुत अब्यूजमेंट वाली हैं, बहुत धोखा देने वाली हैं। सीए में गड़बड़ नहीं है, इनकी टाइमिंग, जो मैसेज गया है ना सीए में, गड़बड़ उसमें है। सीए अपने आप में गड़बड़ नहीं है, मैंने बताया ना, हम कहाँ जाएगा हिंदू, बताओ ना मुझे बताओ, इंग्लैंड दे देगा शरण? भाई हम हमारे लोग हैं, हमारी कल्चर के लोग हैं वो। हमने बौद्धों को शरण दी नहीं थी, हमने तो रोहिंग्या को भी शरण दी, लाखों रोहिंग्या हमारे देश में है, हम तो शरण देते रहे जी। ठीक है, बात नहीं है, सदियों से हम शरण देते रहे। हमने तो उस समय यहूदियों को शरण दी थी, जब यहूदियों पर जुर्म ढाया गया था, सबसे पहले यहूदी केरल आए थे, मालूम है आपको इतिहास जी। ये संस्कृति ऐसी है जो सबको शरण देती है, सारे दुखियारों को। अब हमारा लेकिन मौजूदा भारत की संस्कृति में, मौजूदा भारतीय समाज और मौजूदा भारतीय सियासत पर धर्म के आधार पर आलोचना हो रही है, निंदा की जा रही है भारत सरकार के फैसले की। चाहे वो अब मणिपुर का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर किस तरह से ईसाई समुदाय के खिलाफ जो है हिंसा इतनी चरम पर थी, लेकिन भारत की जो केंद्र सरकार थी उसने इसको गंभीरता से नहीं दिखाया। ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर स्वयं गए और वहाँ पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। वो संदेश खाली जाते हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आलोचना भारत की हो रही है तो भारत की सरकार को कहीं ना कहीं जो अपनी समस्याएं देश के, बेशक ये अंदरूनी मसले हैं, लेकिन ये अंदरूनी जो मसले हैं, मणिपुर जाना और संदेश खाली जाना, दोनों ही सरकार का ही दायित्व और सरकार का ही धर्म बनता है कि वहां पर जाए और पीड़ितों से मुलाकात करे। डॉक्टर प्रभात राय, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात पर ट्वीट करने वाला हमारा प्रधानमंत्री एक अल्फाज नहीं बोला मणिपुर पर, एक शब्द नहीं बोला। शर्म है, शर्म आनी चाहिए जी। एक शब्द अगर नहीं बोला, बात पर बोलने वाला। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वो लोग हमारे अपने हिंदुस्तानी नहीं है? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का साथ उन्होंने ही दिया था जब INA आई थी, याद कीजिए यार। ग्रेट पैट्रियट्स, ग्रेट पैट्रियट्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है हमारी पूरी कि पूर्वोत्तर के राज्य सिर्फ धर्म का लाभ उठाने की राजनीति में बस नफरत फैलाओ और सत्ता पाओ अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल, दैट इज द पॉलिसी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टी। ज्यादातर पार्टियों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अधिकतर पार्टियां आज जो चरित्र बन गया है उनका यही चरित्र है, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो जी, अपीजमेंट करो एक हिस्से की और राज करो और लूटो इस मुल्क को, पारिवारिक सत्ताएं पैदा करो जी। बस समय समाप्त हो गया, बाकी भूल जाओ जी, बाकी भूल। समय समाप्त हो गया है, लेकिन जाते जाते एक लाइन अपनी तरफ से जरूर जोड़ना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और भारत की जनता जितनी जागरूक रहेगी, मसले उतने ही गंभीरता से, और जो सरकार चुनी जाएगी वो उतनी ही जवाबदेह सरकार होगी, और जब जवाबदेह सरकार होगी तभी जनता के समस्याओं और हितों को ध्यान में रखा जाएगा। और अगर ये जो मतदान है, अगर उम्मीदवार आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, आपके मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, तो देखना ये भी होगा कि नोटा का कितना इस्तेमाल होता है और जनता कितनी जागरूकता लोकसभा चुनाव के प्रति दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर प्रभात राय, आपने वक्त निकाला, चर्चा द ट्रुथ में उपस्थित हुए। दर्शकों से भी अनुरोध करती हूँ कि आपको चर्चा द ट्रुथ कार्यक्रम कैसा लगता है हमें अवश्य बताइए। ईमेल भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। आपसे फिर से होगी अगले हफ्ते मुलाकात किसी विशेष अतिथि और विशेष विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।